हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। दोस्तों, क्लास 10th के ज्योग्राफी सेक्शन को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पिछले 2 क्लास को हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। और अगर मेरे बारे में आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया है, बीएड किया है और साथ ही साथ मैंने सीसेट भी क्वालिफाइड किया है। उसके बाद मेरा खुद का कोचिंग संस्था कृष्णा पाथवे के नाम से चलता है और इस शिक्षा के क्षेत्र में मुझे काम करते हुए लगभग 4 से 5 वर्षों का अनुभव हो चुका है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग आज का जो विषय है वह प्रारंभ करते हैं। भारत संसाधन एवं उपयोग, इसके अंतर्गत हम लोग 2 पार्ट में 2 चैप्टर को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। सबसे पहला संसाधन एवं उपयोग होते क्या हैं और इसके अंतर्गत जो जो आते हैं उनका हम लोग चैप्टर वाइज पार्ट वाइज वीडियो ला रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। कल हम लोगों ने पढ़ा कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, भूमि संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, आज हम लोगों का एक नया टॉपिक है वन्य एवं वन्य प्रणाली। ठीक है, संसाधन जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसमें कहीं ना कहीं वन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर मानव जीवन में या किसी भी प्रकार की कार्य प्रणाली में अगर वन्य नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए यह कहीं ना कहीं वन बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसलिए मैंने इस वन पे एक छोटा सा पंक्ति आप बोलना चाहता हूँ कि यह सत्य है कि आग पर नियंत्रण मानव सभ्यता का महान आविष्कार है। ठीक है, एक बार फिर से, यह सत्य है कि आग पर नियंत्रण मानव सभ्यता का महान आविष्कार है, किंतु इस महान आविष्कार ने विनाश की स्थिति उत्पन्न कर दी है। ठीक है, स्थिति उत्पन्न कर दी है। कैसे उत्पन्न कर दी है? इसकी सबसे पहली आहुति वन्य एवं वन्य प्रणाली की ही हुई है। कैसे हुई है हम लोग समझेंगे आगे। ठीक है, अब है क्या है कि वन एक्चुअली में कहते किसे हैं, तो ये समझिए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि वन से आप क्या समझते हैं, किसे वन कहा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वन एक नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? वन एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका हमारे आर्थिक विशेष, ठीक है, आर्थिक विकास में विशेष योगदान है। इस शब्द को याद रखिएगा, आर्थिक का प्रयोग मैंने यहाँ पे किया है। किस लिए किया है? क्योंकि जो वन होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, इस में सिर्फ हमें क्या पर्यावरण ही लाभ नहीं मिलता, इससे हमें क्या होता है, दैनिक जीवन में आर्थिक गतिविधियां में हमें रोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आर्थिक विकास का उल्लेख किया है। ठीक है, वन स्थानीय जलवायु में सुधार करते हैं, मृदा अपरदन को नियंत्रण करते हैं, नदी प्रवाह को नियंत्रण करते हैं तथा विविध उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, वन क्या क्या करते हैं यहाँ आप लोग देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। मैं एक बार एक और डिफिनेशन आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग मेरी बात को सुनिएगा आराम से और कहीं हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक और आपके लिए डिफिनेशन है वन का। वन क्या होते हैं? वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं, वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ द्वारा आच्छादित होते हैं। ठीक है, मान कर चलिए ये बड़े भूभाग है, बहुत बड़ा क्या है, एक धरती का जो पार्ट है, एक ये स्थल है। यहाँ पे जो जंगल झाड़ है, पेड़ पौधे हैं, ये बड़े बड़े पेड़ पौधे, इसे हम वन कहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं उसे हम प्राकृतिक वन कहते हैं। जैसे जंगल झाड़ में तो कोई पेड़ पौधा लगाने नहीं ना जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा,
वहाँ पे तो खुद से पेड़ पौधा विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे प्राकृतिक वन कहेंगे। ठीक है, लेकिन जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, जो मानव के द्वारा खेती किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे मानव निर्मित वन। ठीक है, जैव विविधताओं में का आवास होता है। क्या कौन सा आवास होता है, तो वन जो होते हैं वो जैव विविधताओं का आवास होता है। जो जैव विविधता, अलग अलग प्रकार के जैव होते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, उनका आवास ही ना होता है ये जंगल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि वन किसे कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, वन एवं उसका संरक्षण, कि हम लोग वन का संरक्षण किस प्रकार से करें। चलिए देखते हैं, वन हमारी प्राकृतिक संपदा है। बिल्कुल, वन क्या है, हमारी प्राकृतिक संपदा है ना। ये प्राकृतिक ईश्वर के द्वारा एक उपहार एक समझा जाए कि वन उपहार है। अगर यह नहीं होगा तो मानव जीवन आसान नहीं होगा। ठीक है, हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति वन प्रधान थी। बिल्कुल थी, हमारे जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो क्या थी, वन। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी, इसलिए जो पुराने समय में हमारे सभ्यताएं थी, हमारे संस्कृति थी, हमारे पूर्वजों लोग थे, वो क्या थे, वनों पे ही तो आश्रित थे। आज भी हमें वनों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों लाभ मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे है कि वनों से प्रत्यक्ष लाभ क्या 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 लाभ हमें वन से प्रत्यक्ष रूप से है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट क्या हमें लाभ मिल रहा है। तो वनों से बहुमूल्य इमारती लकड़ियाँ मिलती है। बिल्कुल मिलती है। अगर हम लोग घर वर बनाते हैं तो घर में जो अलमारी खिड़की ये सब बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, वन की लकड़ियाँ से बनाते हैं। ये ईंधन की आपूर्ति को करते हैं। ठीक, ये कागज़ की लोहिंदा, दिया सलाई, फर्नीचर, बक्सा, पेटी इत्यादि तैयार करने के लिए उपयोग लकड़ियाँ प्रदान करते हैं। ठीक है, देखिए वन से हमें कितना ज़्यादा लाभ हो रहा है। अभी जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिस पेज पे, जिस कॉपी पे हम लोग लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कहाँ से आया है, तो वो प्राकृतिक संपदा से ही तो आया है, वो वन से ही तो हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, ये रबर एवं रेशम उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। ठीक है, देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है, सब आप लिख लीजिएगा, ऐसे मैं PDF आप सबको अवेलेबल करवा दूंगा। वनों से लाह, गोंद एवं कत्थान, तारपीन का तेल, चमड़ा रंगने का सामान तथा बीड़ी के पत्ते, मधु, औषधि के लिए जड़ी बूटी इत्यादि मिलते हैं। देखिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गोंद इससे बनते हैं, कत्था बनते हैं, जो पान में कत्था लगाते हैं, तारपीन का तेल, चमड़ा का रंगने का सामान एवं बीड़ी के पत्ते, जो बीड़ी होते हैं, मधु होते हैं, औषधि होते हैं। औषधि मतलब हो गया आपको जड़ी बूटी। ठीक है, ये सब आपको कहाँ से मिलते हैं, तो वन से मिलते हैं। पहले क्या, पहले मेडिसिन था, पहले कोई दवा था नहीं। पहले के समय में क्या था, औषधि से ही तो सब लोगों का बड़ा से बड़ा इलाज का नाश किया जाता था। ठीक है, वन पशु चारण के लिए विस्तृत चारागाह प्रदान कराता है। ठीक है, पशुओं के लिए तो चारागाह यही ना प्रदान कराता है वन, और हम लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं यह चारागाह हम लोग के लिए भी जो भोजन ग्रहण हम लोग करते हैं, कहीं ना कहीं वो वन का ही एक पार्ट में आता है। ठीक है, वनों से बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। ठीक है, तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। बिल्कुल, अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है वनों से अप्रत्यक्ष लाभ। अब तो हम लोग ये देख लिए कि प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट हमें वन से किस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है, इसका हम लोग समझ गए। अब इनडायरेक्ट कैसे लाभ होता है, इसे हम लोग थोड़ा समझते हैं। चलिए देखते हैं। ये जलवायु को सम रखते हैं तथा बादलों को आकृष्ट कर वर्षा लाने में सहायक होते हैं। बिल्कुल, अब जहाँ पे देखिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जंगल वन होंगे वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। ठीक है, जहाँ जंगल नहीं होगी, जहाँ वन नहीं होंगे वहाँ वर्षा नहीं होंगे, कम होंगे। ठीक है, इसलिए वन को होना आवश्यक है। आज वर्षा की स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है, ठीक है, इसलिए कि वन ज़्यादा से ज़्यादा वन की कटाई हो रही है, इसलिए वर्षा हमें अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं हो रही है जितना
हमें प्राप्त होना चाहिए। और इससे किसको दुख हो रहा है, किसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो किसानों को खास करके प्रॉब्लम हो रहा है। कृषि में सबसे ज़्यादा यह गिरावट देखने को मिल रही है। यह मिट्टी का कटाव को रोकते हैं, ठीक है। यह बाढ़ की रोकथाम रख करते हैं, ठीक है। वृक्ष की पत्तियां सरकत भूमि को उर्वर बनाती है, ठीक है। क्या करती है, उर्वर बनाती है कि वृक्ष की पत्तियां, ठीक है। वन मरुस्थल के प्रसार को रोकती है तथा उसके बाद है वन पर्यावरण को संतुलित रखती है, ठीक है। वन क्या करती है, वन पर्यावरण को संतुलित रखती है। ज़्यादा से ज़्यादा वन होंगे तो पर्यावरण क्या होगा, हमारा स्वस्थ होगा। और स्वस्थ मतलब हम लोग सांस अधिक से अधिक ज़्यादा हम लोग को ऑक्सीजन प्राप्त होगा, ये सब होगा, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं वनों के प्रकार की ओर एवं वितरण की ओर। देखिए, वन विस्तार की दृष्टि से विश्व का में भारत का 10वां स्थान है। देखिए इम्पोर्टेंट है, ये सब डाटा आप लोग याद रखिएगा। वन विस्तार की दृष्टि से मतलब जो भारत में जो जितने दूरी में वन फैले हुए हैं, उस दृष्टि से पूरे विश्व की दृष्टि से भारत 10वां स्थान पे है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रों में वनों का विस्तार रूस में है, ठीक है। देखिए इम्पोर्टेंट ये एक फैक्ट है आपके लिए, एक जीके के रूप में भी आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर वन कहीं है तो वह कहाँ है, रूस में है, ठीक है। आगे है, जहाँ लगभग 810 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र हैं। ब्राज़ील विश्व का दूसरा सबसे अधिक क्षेत्रों पर वन का विस्तारित वाला देश है, जहाँ 480 करोड़ हेक्टेयर वन है, ठीक है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वन अगर कहीं है तो वह रूस में है, और दूसरे स्थान में पे कौन है, तो ब्राज़ील है विश्व में, ठीक है। और भारत विश्व में 10वां स्थान रखता है। चलिए इतना हम लोग समझ गए। आगे है, भारत में 2001 में 19.37% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था, ठीक है। इसका कब किया गया था सर्वेक्षण, 2001 में, ठीक है। उस समय कितना था, तो 19.37%। उम्मीद है कि अब बढ़ा नहीं होगा, कम ही हो गया होगा, क्योंकि जनसंख्या कम नहीं हो रहे हैं, हमारे बढ़ ही रहे हैं, इसलिए, ठीक है। इस समय वन सर्वेक्षण के अनुसार कितना है, तो 20.55% है। मुझे नहीं लगता है यह सच है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछे तो आप यही डाटा देंगे। चलिए आगे है, भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित था। वन सर्वेक्षण की 10वीं रिपोर्ट 2005 के अनुसार देश में कुल 67.80 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.65% है, ठीक है। इतना डाटा याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। ऐसे ये मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, लेकिन शायद अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ दे, क्योंकि सभी बोर्ड एग्ज़ाम में एमसीक्यू होते हैं, खासकर बिहार बोर्ड में तो एमसीक्यू 50-60 एमसीक्यू हैं, तो उसमें आपको ये सब पूरी तरह से पकड़ बनाना होगा बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। चलिए, वृक्षों की संज्ञा के आधार पर वनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, जो हम लोग समझते हैं 5 वर्ग में बांटा गया है वृक्षों के संज्ञा के अनुसार पे, उसे हम लोग समझते हैं। अत्यंत सघन वन, भारत में अत्यंत सघन वन का विस्तार 55 लाख हेक्टेयर भूमि है, ठीक है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.7% है, ठीक है। नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। किस प्रकार अत्यंत सघन वन जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है नेक्स्ट सघन वन। सघन वन के अंतर्गत 74 लाख हेक्टेयर भूमि क्या है, सम्मिलित है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.25%। भारत में सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र पर यह क्या है, विस्तृत है। कौन सा, सघन वन विस्तृत है। ठीक है, यहाँ वनों का घनत्व 63% है। अब है खुले वन। खुले वन क्या होते हैं, तो भारत में खुले वन का विस्तार लगभग कितना है, तो 2.75 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.25% है। और यह कहाँ कहाँ स्थित हैं, तो यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं असम राज्य में इसके पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं। ठीक है, असम के आदिवासी जिलों में वनों का घनत्व कितना है, 24% है, क्योंकि अधिकतर आदिवासी लोग ही जंगल में रहते हैं। चाहे वो अब तो कम हो गए हैं, अब तो सब विकसित हो गए हैं, लेकिन प्राचीन काल से आप देखोगे तो वही लोग, ये लोग आदिवासी लोग जो थे, ये वन बचाने के लिए बहुत सारे आंदोलन भी किए हैं। उसे हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक है, झाड़ियाँ एवं वन्य जीव, यह नेक्स्ट है। भारत के झाड़ीनुमा वर्गों का विस्तार शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, खासकर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अतः भारत में इस वनीय क्षेत्र के अंतर्गत 2.50 करोड़ हेक्टेयर भूमि आती है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7% है। ठीक है, उसके बाद है आपका मैंग्रोव वन। ठीक है, क्या है, मैंग्रोव वन, इसे हम तटीय वन भी कहते हैं। तटीय वन का मतलब है समुद्र जो है, या समुद्र के तट के किनारे जो वन पाए जाते हैं उसे तटीय वन हम कहते हैं। ठीक है, समझते हैं इसे। तटीय वन भारत के समुद्री तटीय राज्य में पाए जाते हैं, जिसमें सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में सुंदरवन स्थित है। भारत में कुल तटीय वन जो क्षेत्र है, तटीय वन वाला जो वन है, वो भारत के कितने राज्य में है, तो 12 राज्य में। आपसे अगर कोई पूछे तो बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार है। इसमें अंडमान द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, दमन द्वीप उल्लेखनीय है। भारत के 4.5 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस वन का विस्तार है, जो विश्व का मात्र 5% भाग है। ठीक है, सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अब हम ये सब लाते हैं, तो मेहनत को समझिएगा और ये सब आप लोग याद रखिएगा। PDF आपको मिल जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। किताब पे बस उतना कंसंट्रेट मत बनाइएगा। आपके लिए हम ये PDF इसीलिए लाते हैं ताकि आपको किताब देखकर माथा ना दर्द करे। आपको यही पूरा तरह से पढ़ना है, किताब आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है, क्योंकि जो भी टॉपिक किताब में दिया हुआ है वो हम अपने स्तर से समझकर उसके बाद आपके लिए नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो किताब के पीछे बिल्कुल भी मत भागिएगा। यही चैप्टर है जो वन हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये लगभग बुक में आप देख लीजिएगा पेज गिनकर, खासकर जब हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, 30 पेज से 31 पेज है शायद। बताइए, इतना पेज कोई बच्चा पढ़ेगा क्या? इतना कोई प्रश्न थोड़ी ना एग्जाम में पूछेगा, झूठ मूठ का फालतू का चीज़ दिया हुआ रहता है। इसलिए आपके लिए नोट्स मैं लाया हूँ, उस पर आप विश्वास कीजिए, नोट्स आप पढ़िए, बस काफ़ी है। एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो फिर मुझे बताइएगा, एक बार विश्वास कीजिए। चलिए, हम प्रशासनिक उद्देश्य के आधार पर वनों को 3 भागों में बांटते हैं, यह देखते हैं। चलिए, क्या क्या है? सबसे पहले है आरक्षित वन। क्या है? कुल वन का 54% भाग है। आरक्षित वन वे वन हैं जो इमारती लकड़ियों अथवा वन उत्पादन को प्राप्त करने के लिए तथा बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण एवं मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अस्थायी रूप से सुरक्षित किए जाते हैं। इनमें पशुओं को चराने और पेड़ पौधा को काटने की अनुमति प्राप्त नहीं है। ठीक है, आरक्षित वन मतलब उसमें क्या है, अनारक्षित है, मतलब यह क्या है, सुरक्षित रूप से नहीं, इसको हम लोग कह सकते हैं।
उसके बाद है आपको रचित वन, कुल वन का 29% इस पे क्या है भाग है। रक्षित वन उस वन को कहा जाता है जिसमें पशुओं को चराने व खेती करने की अनुमति समानतः प्रतिबंधों के साथ दे दी जाती है। ठीक है, रक्षित वन कहेंगे। इसमें क्या है, इसमें पशुओं के लिए उपयोग करने के लिए नहीं दी जाती है और उसमें दी जाती है। ठीक है, आज्ञा। अब है अवकृतित वन, जो कि 17% भाग इसका है अवकृतित वन का। अवकृतित वन वे वन हैं जो अधिकतर दुर्गम तथा सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में से है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने और सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सरकार इसके लिए शुल्क लेती है। कुल वनीय क्षेत्र का 17% भाग अवर्णीय क्षेत्र अविकृत क्षेत्र है। ठीक है, इसमें क्या की जाती है, जैसे लकड़ी काटने के लिए अगर लकड़ी जो बड़े बड़े आड़ा मशीन में सब लकड़ी कटाई होती है, वो सब क्या होते हैं, जो हमारे हम लोग लकड़ी का जो हम लोग खिड़की केमाड़ी ये सब बनाते हैं, पलंग बनाते हैं, सोफा बनाते हैं, ये सब के लिए जो कार्य में आते हैं, इसके बदले में सरकार क्या लेती है, टैक्स लेती है और इसे छूट देती है। ठीक है, वर्षा पर आधारित वन की रिपोर्ट, इसे हम लोग समझते हैं। वर्षा पर आधारित वन की पेटियां। वर्षा के आधार पर भारत में 4 प्रकार के वन पाए जाते हैं। सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय चिह्नित वन। ये वन उष्णकटिबंधीय के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षाएं होती है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहां होगी वहां उष्णकटिबंधीय चिह्नित वन पाए जाते हैं। ठीक है, कहते हैं पश्चिम घाट पर्वत के पश्चिम ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वोत्तर भारत इस प्रकार के वन क्षेत्र में आते हैं। अंतिम है जो कि आगे है आर्द्र पतझड़ या पर्णपाती वन या आर्द्र पतझड़ के मौसम में होते हैं ना, उस मौसम के बारे में हम लोग देखेंगे हल्का सा। पतझड़ वन मानसून जलवायु का विशिष्ट वन है, इस कारण इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इनके पेड़ ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। आर्द्र पतझड़ वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ठीक है, क्या है समझेंगे फिर से। आर्द्र पतझड़ का मौसम आप लोग देखे होंगे ना। पतझड़ मतलब आप लोग जब क्या होता है, होली वोली के समय में, जब मार्च के महीना में या फरवरी के महीना में जब क्या होता है, बहुत सारी हवाएं चलती है, तो पतझड़ पूरा पत्ते पेड़ की नई पत्ती आते हैं और पुराने पत्ते झड़ते जाते हैं। उसी के मौसम के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि थोड़ा चैप्टर यह बड़ा है, इसलिए आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग आधा जो बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कल अध्ययन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग को भी पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम होगा। और अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, और जिस भाई बहन को नहीं आया है वो भी कमेंट करें। और मैंने इससे पहले 2 वीडियो और अपलोड कर दिया है जो कि ज्योग्राफी का है, चैप्टर 1 का ही, तो आप लोग प्लीज़ उसे देख लें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें और इसका PDF आप लोग को वहाँ हाथों हाथ वीडियो अपलोड करते के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आधा उसके बाद जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं उसके बाद कल से हम लोग पढ़ेंगे, तो कल फिर से आप लोग जोड़ना ना भूलें। बहुत अच्छा लगा आप लोग साथ सहयोग कर रहे हैं, तो और ज़्यादा से ज़्यादा इससे चैनल को बढ़ाएं, यही हमारा आती है। क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सोच रहे हैं कि इस बार हमारे जो बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं और अपने फैमिली का तथा हमारे और हमारे यूट्यूब फैमिली का भी नाम रोशन करें।
इसलिए हम लोग सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी इस बात को समझिए और ध्यान से पढ़िए। चैनल के बारे में जो भी भाई बंधु हैं उन्हें ज़रूर बताइए, ताकि सब लोग अच्छी से अच्छी नॉलेज ग्रहण कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।